हेलो फ्रेंड्स, सो मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिमल चॉइस ऑफ अ कंज्यूमर। ये हमारी सेकेंडरी टॉपिक है क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लाइक डिमांड कर्व, लॉ ऑफ डिमांड, सेफ्टी इन द डिमांड कर्व, ये सारे डिस्कस करेंगे। उससे रिलेटेड गुड्स जितने भी हैं, नॉर्मल गुड्स, गिफन गुड्स, वेबलन गुड्स, सारे गुड्स हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वाई? बिकॉज CAPF CDS के लिए तो ये पूरी सीरीज़ ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आपके काफ़ी बनते हैं यहाँ से। लेकिन CSE के लिए भी आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज माइक्रो इकोनॉमिक्स के 2-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट आपका ये है डिमांड, दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमने काफ़ी डिटेल में एंड कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आज के वीडियो में डिस्कस किया है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें NCERT से अलावा भी चीज़ें इंक्लूड की हैं। जैसे वेबलिन गुड्स आपके NCERT में नहीं है तो हमने उसको इंक्लूड किया है। इसके अलावा NCERT के कॉम्प्लिकेटेड जो ग्राफ्स हैं उन्हें हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। और साथ साथ हम डेली लाइफ एग्जांपल्स की मदद से इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो इस कारण से आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एज डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसकी PDFs आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ साथ इकोनॉमिक्स की कंपाइलेशन भी वहीं देखने आपको मिलेगी। तो एज डिफेंस आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल। इसके लिए सिंपली जाएँ और टेलीग्राम पर सर्च करें एज डिफेंस, ठीक है? आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। इसके अलावा हमारी जो सेकंड चैनल है दैट इज ASIAS, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वैसे आप सर्च कर सकते हैं ASIAS, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा भी आपको ये वीडियो लग रहा है, अपने पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स हमेशा कमेंट सेक्शन में देते रहें, बिकॉज दैट इज़ वन मोटिवेशन दैट पुट्स अस टू ब्रिंग मोर एंड मोर वीडियो, ठीक है? तो उस कारण से आप लगातार अपने फीडबैक, सजेशंस जो भी हैं वो देते रहें, ताकि हम लगातार इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते रहें और इसमें हम माइक्रो के बाद मैक्रो भी कंप्लीट करें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज जो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर, ठीक है? पहले हम समझते हैं कंज्यूमर। तो हमने बात कर चुके हैं इस बारे में कि एक कंज्यूमर के पास क्या होती हैं। तो कंज्यूमर के पास होती है कंजम्पशन बंडल डिपेंडिंग अपॉन इट्स रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि हमने इसे डिस्कस वैसे तो किया है, बट हम अगर यहाँ देखें तो फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के पास अगर 100 रुपये हैं, इफ़ अ पर्सन इज हैविंग 100 रुपीज़, देन कंजम्पशन बंडल उसका क्या होगा? तो कंजम्पशन बंडल उनका हो जाएगा 0 रुपये से लेके 100 रुपये तक। यानी कि 0 रुपये से लेके 100 रुपये तक की जितनी वस्तुएं मिलती हैं उतनी वो खरीद सकता है। वो उसका कंजम्पशन बंडल हो गया। तो इसे हम बजट कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 110 रुपये की कोई वस्तु मिल रही है तो वो नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उसके पास उतने पैसे ही नहीं है। पैसे कितने हैं? 100 रुपये। अगर उसके पास 1000 रुपये होते तो 0 से लेके 1000 तक। अगर आप CAPF AC हैं, योर सैलरी इज़ 1 लाख, तो आपकी 0 से लेके 1 लाख तक की आपकी मंथली जो है वो बनेगी क्या? बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है? तो यानी कि आप उतने से उतने तक के खरीद सकते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? कंजम्पशन बंडल। लेकिन सवाल ये उठता है कि कंजम्पशन बंडल में तो काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं। अब 100 रुपये से नीचे की काफ़ी वस्तुएं मिलती हैं। अगर आपके पास 100 रुपये है, लेट से आपने खाने का प्लान किया, 100 रुपये से कम में काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमको खाने के लिए। लेकिन अब उनमें से कोई आपको एक चूज़ करना होगा, तो वो कैसे आप चूज़ करेंगे? वो चूज़ करेंगे अपने टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अनुसार पे, और ऐसे प्रोडक्ट को आप चुनने की कोशिश करेंगे जो आपको खाने के बाद क्या देने वाली है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आज आप मान लेते हैं कि आज आपको कॉफ़ी पीने का मन है, तो आज आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस कॉफ़ी के अनुसार है, तो आपने कॉफ़ी कंज्यूम किया। कल हो सकता है कोल्ड कॉफ़ी का होगा, तो कल कोल्ड कॉफ़ी कंज्यूम करेंगे। आज मान लेते हैं समोसे खाने का है टेस्ट एंड प्रेफरेंस, तो आज समोसे कंज्यूम करेंगे। कल नहीं है तो आप समोसे कंज्यूम नहीं करेंगे, कल आप मोमोज कंज्यूम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कंजम्पशन बंडल में तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन आपके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अनुसार आप चीज़ों को चूज़ करते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि कोई तो ऐसा पॉइंट होगा जो मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे। उसे पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिमम पॉइंट या ऑप्टिमम बंडल, जो कि बाकी के तुलना में आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये क्या है? हमारी बजट लाइन। हमने बजट लाइन डिस्कस किया है। अब इस बजट लाइन में पॉइंट्स तो काफ़ी हैं। ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें, ये एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट है, ये एक ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट आपको दिख रहा होगा जिसे हम ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस बजट लाइन पर कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, कोई भी पॉइंट अगर आप ले लें, तो उसके तुलना में ये जो पॉइंट है आपका सेंटर में, वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। इट विल गिव मोर सेटिस्फैक्शन। और एक कंज्यूमर को क्या चाहिए? एक कंज्यूमर को अपने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन जो है वो फुलफिल करनी है। तो ऑप्टिमम पॉइंट या ऑप्टिमम बंडल उस पॉइंट को कहते हैं जो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देता है पूरे बजट लाइन पे, ठीक है? बजट लाइन आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया है। नहीं आपने देखा है, प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे फिर से उसे डिस्कस करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, ठीक है? अब सवाल उठता है कैसे? आप कैसे कह सकते हैं कि ये पॉइंट
ये पॉइंट जो है आपका वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देने वाला है कंपेयर टू अदर पॉइंट। तो उसे हम थोड़ा समझने के लिए हमने यहाँ पर 3 इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ कर दिए हैं, इंडिफरेंस कर्व 1, इंडिफरेंस कर्व 2 एंड इंडिफरेंस कर्व 3। अब आपको इंडिफरेंस कर्व भी पता होना चाहिए क्योंकि हमने डिस्कस किया है इसे थर्ड लेक्चर में हमारे। तो इंडिफरेंस कर्व को आप जाके देख सकते हैं। वैसे मैं ब्रीफली बता दूं, एक इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है कि उस इंडिफरेंस कर्व पे जितने भी पॉइंट्स होंगे, यानी जितने भी पॉसिबल बंडल्स वहां पे आप क्रिएट कर सकते हैं, वो आपको एक सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देना है। यानी कि अगर मान लेते हैं, मैं मान रहा हूं कि इंडिफरेंस कर्व में हमें 10 लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड देन हमें इंडिफरेंस कर्व 2 में 20 मिलती है, एंड देन इसमें 30 मिलती है। तो पूरे ही इंडिफरेंस कर्व 1 में अगर यहां पर आप देखें, ये पूरे ही इंडिफरेंस कर्व 1 में आपको 10 ही मिलेंगे, इस पूरे में आपको कितने मिलेंगे, 20 ही मिलेंगी, और इस पूरे में आपको 30 ही मिलेगी। यानी हर इंडिफरेंस कर्व में एक पॉइंट पर सेटिस्फैक्शन लेवल सेम होती है। अब आप यहां पर एक चीज नोटिस की होंगी, सर यहां 10 लिख दिया, यहां 20, यहां 30, आपने ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्यों लिखा है? क्योंकि हमने बात की थी कि जब इंडिफरेंस मैप में भी मैंने आपको यह समझाया था कि इंडिफरेंस मैप में क्या होता है, जब हम मल्टीपल इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं तो वहां पर आपको दिखेगा कि जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो लगातार बढ़ती जाती है। तो इस कारण से यहां पर सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वो बढ़ रही है। अब मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि एक अगर मैं मान लेता हूं, एक ग्राफ बना देता हूं यहां पर, दैट इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब यहां पर मैंने एक ड्रॉ कर दी, क्या, एक बजट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। दिस इज योर बजट लाइन, ठीक है। सो दिस इज योर बजट लाइन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मैं बात करता हूं कि इसमें इंडिफरेंस कर्व तो हम काफी सारे बना सकते हैं। हम इंडिफरेंस कर्व यहां पर काफी सारे बना सकते हैं, जैसे कि अगर आप देखें तो हम ये वाला भी इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, हम ये भी इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, हम यहां से भी एक इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं, इसके ऊपर ही बना सकते हैं, बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं। यानी हम एक कहें तो इंडिफरेंस मैप बना सकते हैं। लेकिन ये क्या है, हमारा इंडिफरेंस कर्व 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो हम अगर देखें यहां पर तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही हम अपने इंडिफरेंस कर्व्स को ज़्यादा करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर 3 और 4 की कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बजट रेंज ही नहीं है। अगर हम देखें इससे नीचे के बजट लाइन, दैट इज बजट लाइन के नीचे जितने भी इंडिफरेंस कर्व है 1, तो उसकी भी कोई यूज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बजट लाइन पर कंसिडर करना चाहते हैं। तो अगर हम देखें कि एक ऐसा है दैट इज थर्ड जो हमें टच करता हुआ जा रहा है, तो हम उसे चूज करेंगे। यानी मैं अगर थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करके आपको एक्सप्लेन करूं तो जस्ट अ मिनट। तो अगर हमारे सामने कोई भी बजट लाइन है, तो बजट लाइन में इंडिफरेंस कर्व जितनी नीचे इंडिफरेंस कर्व होगी उतनी कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, और जैसे जैसे हम इंडिफरेंस कर्व में ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे हमें सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा मिलती जाएगी। तो एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व होगा जो इसे जस्ट टच करता हुआ चला जाएगा, क्योंकि इससे अगर आप नीचे लेते हैं तो वो नीचे हो जाएगा और उसके सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, और इससे जैसे ही आप थोड़ा ऊपर लेंगे और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन के लिए, तो वो आपके बजट से बाहर हो जाएगी, और इसी को हम कहते हैं बजट कंस्ट्रेंट। आप बजट से अपने बाहर नहीं जा सकते। तो एक ऐसी इंडिफरेंस कर्व होगी जो इसे जस्ट टच करके जाएगी, और जिस पॉइंट पर यह टच करेगी उसी पॉइंट को हम ऑप्टिमम पॉइंट कहते हैं। उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिमम पॉइंट, क्योंकि बाकी के तुलना में वो आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है, ठीक है। इसी को हम कहते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंस भी। हमने पहले लेक्चर में ही बात की थी कि मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है। तो मोनोटोनिक प्रेफरेंस इज नथिंग बट, अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि सर मैं आपको दे रहा हूं 3 मैंगोज और 4 बनानास, या मैं आपको दे रहा हूं 3 मैंगोज और कितने 5 बनानास, तो हर वो व्यक्ति जो है वो 3 मैंगोज और 5 बनानास ही लेगा, क्योंकि यहाँ 3 मैंगोज तो सेम है, लेकिन एक बनाना क्या है, एक्स्ट्रा है। एंड व्हेन यू आर गेटिंग अ 1 बनाना एक्स्ट्रा, जब आपको एक बनाना एक्स्ट्रा मिल रहा है तो आप हर हाल में इसी को चूज करेंगे। सेम मैनर में जब इस पूरे लाइन पर ये एक ऐसा पॉइंट है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो बाकी लाइन, उसी लाइन पर यानी हमारे बजट में रहते हुए ये हमें बाकी के तुलना में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा, तो हम उसे ही चूज करेंगे। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से बताऊं कि ऑप्टिमम बंडल क्या होगा, तो मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर आपको मिलते हैं 3 मैंगोज और यहाँ पर 1 बनाना। इस पॉइंट पर आपको मिलते हैं 2 मैंगोज एंड यहाँ पर मिलती हैं आपको 2 बनाना। और इस पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पे मिलती है 1 मैंगो और 3 बनाना। तो आप देखेंगे कि 3 मैंगोज और 1 बनाना उतना ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, 1 मैंगो और 3 बनाना उतना सेटिस्फैक्शन नहीं देगा, उससे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको 2 मैंगोज और 2 बनाना देने वाली है, यानी इसकी सेटिस्फैक्शन लेवल ज़्यादा है। तो इस बंडल को 2 मैंगो और 2 बनाना वाले बंडल को हम क्या कहेंगे? ऑप्टिमम बंडल कहेंगे, क्योंकि वो इंडिफरेंस कर्व में ऊपर लाई करता है, और अगर ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में लाई करता है इसका मतलब उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल जो है, जो उससे हमें टोटल यूटिलिटी मिलेगी या
मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो मूविंग अहेड, तो अगर हम आगे देखें, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिमांड। ठीक है, हमने वैसे तो हमारे सेकंड लेक्चर में डिस्कस कर लिया है डिमांड के बारे में ब्रीफली, लेकिन आज थोड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डिमांड हम किसे कहते हैं, यानी किसी कमोडिटी की जब हम डिमांड की बात करते हैं तो वो कौन सी डिमांड होती है? तो द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड एबल टू अफोर्ड। यानी यहां पर आपको ध्यान देनी है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, यानी डिमांड ऑफ कमोडिटी दोनों कंडीशन पे फुलफिल होनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल, आपकी विलिंगनेस बाय करने की मर्सिडीज है, आपकी विलिंगनेस बाय करने की मर्सिडीज है एस क्लास बेंच, लेकिन मान लेते हैं आप उसे अफोर्ड कर ही नहीं सकते, तो क्या उसकी डिमांड हुई आपकी तरफ से? नहीं, क्योंकि आप उसे बाय ही नहीं कर रहे तो उसकी कोई डिमांड नहीं हुई। लेकिन मान लेते हैं एक है कार ऑल्टो, ठीक है, अब मान लेते हैं आप ऑल्टो का अफोर्ड तो कर सकते हैं, यू कैन अफोर्ड दी ऑल्टो, बट आप उसे खरीदना नहीं चाहते, यानी आपकी विलिंगनेस नहीं है ऑल्टो खरीदने के लिए, तो क्या ऑल्टो की भी डिमांड होगी? नहीं। यानी दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? एक बैलेंस बनना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक कार है क्रेटा, अब मान लेते हैं क्रेटा आपकी अफोर्डेबिलिटी पे भी आती है और आप उसे खरीदना भी चाहते हैं, यानी यू हैव द विलिंगनेस टू बाय दी क्रेटा। तो इस केस में क्रेटा की क्या हुई? डिमांड हुई। यानी आपको यह समझना होगा कि दोनों केसेस जो हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, यानी आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए उसको खरीदने की, और साथ साथ वो अफोर्डेबिलिटी के साथ आनी चाहिए। जैसे यहाँ देखें, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आपकी विलिंगनेस को दिखलाएगी एंड प्राइस ऑफ गुड आपकी अफोर्डेबिलिटी को दिखलाती है। तो डिमांड उसी चीज की हो सकती है, आपके पहली विलिंगनेस होनी चाहिए और दूसरा वो अफोर्डेबिलिटी के अंतर्गत आना चाहिए। तो उसे अभी हम इसे थोड़ा समझेंगे डिमांड कर्व को, लेकिन उससे पहले हम लॉ ऑफ डिमांड को समझेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो लॉ ऑफ डिमांड इज नथिंग but a negative relation between demand of the commodity and the price of the commodity। अगर हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करें कि नेगेटिव रिलेशन कैसे है, अगर हम किसी भी वस्तु के प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी, यानी हम प्राइस को बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। अब इसे हम थोड़ा सा ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि डिमांड कर्व होता क्या है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। बिफोर दैट, अगर यहाँ पर देखें तो एक मैं और एग्जांपल आपको शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आपकी बजट लाइन है। ठीक है, अब ये बजट लाइन पर मान लेते हैं कि आप कार खरीदने गए, अब यहाँ पर मान लो XUV 700 मिल रही है, या फॉर एग्जांपल न्यू वाली स्कॉर्पियो एन मिल रही है, या फिर मान लेते हैं कि और भी एक दो कार आपको इसमें मिल रही है, सफारी मिल रही है लेट से, और इसमें मान लेते हैं इनोवा हाई क्रॉस भी मिल रही है। अब इनोवा हाई क्रॉस जो है वो मान लेते हैं कि सेटिस्फेक्शन लेवल आपको ज़्यादा देती है, MPV है, मैनी मोर थिंग्स, तो इनोवा हाई क्रॉस क्या हो गई आपके लिए? वो ऑप्टिमम पॉइंट हो गई। कार तो ये सारे भी हैं, ये सारे आपके बजट लाइन में, लेकिन इनोवा हाई क्रॉस जो है वो आपके ऑप्टिमम पॉइंट पे आ गई। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे एक ऐसा पॉइंट होता है जो आपको बाकी की तुलना में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, क्योंकि इन डिफरेंस कर्व में वो ऊपर आता है। ठीक है, अब यहाँ हम समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं ये है प्राइस, ठीक है, ये 3 प्राइसेस हमने बना दी, ये 2 रुपये हैं, ये 5 हैं, ये 10 हैं। मान लेते हैं कि 10 जब प्राइस थी तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हुई? 2। यहाँ पर 5 जब प्राइस थी तो क्वांटिटी कितनी डिमांड हुई? 4। और 2 प्राइस थी तो कितनी डिमांड हुई? 6। यानी अगर आप देखेंगे कि 10 प्राइस थी, जस्ट अ मिनट, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, तो जैसे जैसे आपने प्राइस को क्या किया, इंक्रीज़ किया, वैसे वैसे अगर आप देखेंगे तो 6, आप 2 रुपये में 6 कमोडिटी खरीद रहे थे, 5 जब हुआ तो 4 हो गई, और ये कितने हो गए? 2। तो यानी जैसे जैसे प्राइस में राइज आपको दिखेगा वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? कम हो रही है। ये एक आपको ऐसे ग्राफ दिखेगा, इसी को हम लीनियर डिमांड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ पर कि नेगेटिव रिलेशन कैसे होता है, यानी इन्वर्स में होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता, इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स प्रोपोर्शनल डिफरेंट होता है, वो एक सेम मैनर में, यहाँ सेम मैनर नहीं होता, सिर्फ इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी नेगेटिव रिलेशन होता है, जो कि आप यहाँ पर इस ग्राफ में भी देख सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कर्व किसे कहते हैं? तो कर्व हमने बात की कि अगर हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें, उसी रिलेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दें, तो वो कर्व के अंतर्गत आ जाएंगी। जैसे इफ द प्राइजेस ऑफ अदर goods, consumer income and taste and preference remains unchanged, the amount of consumer optimally choose become entirely on the price। ठीक है, इसमें ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कंज्यूमर की इनकम भी सेम होनी चाहिए, तभी क्वांटिटी डिमांड वाला रिलेशन हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो डेफिनेट सी बात है कि वो फिर ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड करेगा। आज आपके पास 10 रुपए हैं, कल 20 रुपए होंगे, तो आप ऑटोमेटिक सी बात है वही वस्तु ज़्यादा परचेज करेंगे। सेम मैनर में टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आज अगर लेट से आप एप्पल्स
कंज्यूम कर रहे हैं, कल मैंगोज कंज्यूम करेंगे, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि एप्पल की डिमांड रिड्यूस हो जाएंगी। एंड देन अदर गुड्स एज वेल, अदर गुड्स में सब्सटीट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री, उसकी अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड मैंने बात की कि फंक्शन और कर्व, जब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम डिमांड कर्व बोलेंगे, यानी जो लाइन होती है। एंड फंक्शन यानी एक हम फंक्शन के अंतर्गत जब उसे दिखाएंगे तो वो डिमांड फंक्शन होती है। डिमांड फंक्शन इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन कंज्यूमर्स ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। वही सिंपल है, एक रिलेशन जब हम फंक्शन के मदद से दिखाते हैं तो उसे हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। और लीनियर डिमांड क्या है? लीनियर डिमांड हमने देखा कि जस्ट लाइक दिस, ये लीनियर डिमांड होती है। ठीक है, और इसका वर्टिकल इंटरसेप्ट ए होता है और स्लोप माइनस बी, नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट उसमें दिया हुआ था तो मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। व्हाट आर नॉर्मल गुड्स, व्हाट आर इन्फीरियर गुड्स, व्हाट आर गिवन गुड्स एंड व्हाट आर वेबलेन गुड्स। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ गुड्स को। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आ जाता है नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स आर सिंपल, जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हैं लाइफ के लिए। तो अगर आपकी इनकम राइज होती है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो राइज हो जाती है। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल एप्पल हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आज आप एक एप्पल कंज्यूम करते हैं या फिर वीक पे एक एप्पल कंज्यूम करते हैं, आपकी जब इनकम राइज होगी तो आप एप्पल की डिमांड राइज कर लेंगे, यानी एप्पल की डिमांड आप ज़्यादा करेंगे। यानी ऐसे कोई भी कमोडिटी जब अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी उसकी क्वांटिटी डिमांड राइज हो जाती है। ठीक है, देन सेकंड थिंग इज दैट इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स कैसे होते हैं? बिल्कुल अपोजिट, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो उसकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोर्स ग्रेन इसके एग्जांपल हो सकते हैं। आज मान लेते हैं कि ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंचेस मान लेते हैं कि कोर्स ग्रेन ये सब आप कंज्यूम कर रहे हैं, देन अगर आप मान लेते हैं कि आपकी इनकम राइज होती है तो आप उसकी कंजम्पशन कम कर देंगे। ठीक है, और यानी उसकी डिमांड कम कर देंगे, आप दूसरे चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। अगर हम गिफन गुड्स की बात करें तो सबसे पहले दिया था रॉबर्ट गिफन ने, और वेबलन गुड्स का दिया था कॉन्सेप्ट जो है वो टी वेबलन ने। गिफन गुड्स एक प्रकार के इंफीरियर गुड्स ही होते हैं, लेकिन ये लॉ ऑफ डिमांड ओबे नहीं करते। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस राइज हुई तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा होता है, इसकी प्राइस राइज होती है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होती है? ज़्यादा हो जाती है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसे तो एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करते बट ठीक है हम दो चार बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेड है, ब्रेड मान लेते हैं 10 रुपीज़ का एक पैकेट है, हाफ पैकेट में छोटा पैकेट जो है उसके 5 रुपीज़ की मिलती है। अब फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति के पास 20 रुपीज़ है, तो वो क्या करता है कि 10 रुपीज़ का फॉर एग्जांपल वो ब्रेड को कंज्यूम करता है। एंड देन कोई फ्रूट्स जो है वो एक्सपेंसिव है, बाकी जो 10 रुपीज़ उसके पास बचते हैं वो 10 रुपीज़ का जितने भी फ्रूट्स आप आते हैं वो 10 रुपीज़ का कंज्यूम करता है फ्रूट्स। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ब्रेड के जो बड़े वाले पैकेट हैं उसके प्राइस राइज हो जाती है, 15 रुपीज़ हो जाती है। अब उसके पास तो 20 रुपीज़ ही है, तो फिर भी वो 15 रुपीज़ का कोई कंज्यूम करेगा, क्योंकि बाकी कॉमोडिटीज़ उससे अभी भी महंगे हैं ब्रेड के तुलना में। अब उसके पास सिर्फ 5 रुपीज़ बचती हैं। पहले उसके पास 10 थे तो वो कुछ फ्रूट्स भी खरीद लेता था, लेकिन अब तो उसके पास 5 है तो फ्रूट्स भी नहीं खरीद सकता। तो 5 रुपीज़ का वो क्या करेगा, जो एक और दूसरी पैकेट है वो खरीद लेगा, ताकि कम से कम वो कंज्यूम तो करे कुछ। ठीक है, तो वैसे करके आप देखेंगे तो ब्रेड की जो कंजम्पशन है यानी डिमांड जो है वो राइज हो जाती है, वो इंफीरियर गुड होने के बावजूद भी उसकी राइज हो जाती है। ठीक है, तो वैसे करके आप समझ सकते हैं, ये समझाने के लिए सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। ठीक है, एक होता है वेबलेन गुड्स। वेबलेन गुड्स भी जो है लॉ ऑफ डिमांड को नहीं ओबे करता। कैसे? क्योंकि प्राइस राइज हुई तो क्वांटिटी डिमांड कम होनी चाहिए, लेकिन वेबलेन गुड्स ऐसे हैं जिनके प्राइस राइज होने पर भी उसकी क्वांटिटी डिमांड राइज होती है। डिफरेंस यही है गिफन गुड्स और वेबलेन गुड्स में कि वेबलेन गुड्स सोशल प्रेस्टीज से रिलेटेड होते हैं, वो इंफीरियर गुड्स। दीज आर नॉट इंफीरियर गुड्स, ये सोशल प्रेस्टीज से रिलेटेड है। डायमंड हो गई या फिर जो पेंटिंग्स होती हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स या फिर जो पेंटिंग्स होती हैं वो, या फिर कार्स हो गई। ठीक है, तो ये सारे जो आप देखेंगे इनकी जितनी प्राइस बढ़ती है उतनी ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड होती है, क्योंकि प्रेस्टीज से रिलेटेड होती है। सब्सटीट्यूट्स आर नथिंग बट सिंपल, एक का सब्सटीट्यूट दूसरा। फॉर एग्जांपल टी जो है, अगर टी की आज प्राइस में बढ़ोतरी हो जाती है, यानी कि टी की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, तो आपको क्या दिखेगा कि डिमांड जो है वो कॉफ़ी की बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि लोग फिर टी की कंजम्पशन कम कर देंगे और कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे का क्या है, सब्सटीट्यूट है। ठीक है, ये एक दूसरे का क्या है, सब्सटीट्यूट है। सेम मैनर में कॉम्प्लीमेंट किसे कहते हैं, कार एंड पेट्रोल और टी एंड शुगर। फॉर एग्जांपल टी के प्राइस बढ़ते हैं तो शुगर की भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि टी की डिमांड कम होगी तो शुगर की भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर पेट्रोल के प्राइसेस राइज होते हैं तो फिर लोग कार भी
कम लेंगे। तो इस तरह से अगर मान लेते हैं टी की प्राइस कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक सी बात है लोग फिर शुगर भी ज़्यादा लेंगे, ठीक है, क्योंकि टी की डिमांड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल शूज़ हैं, अगर मान लेते हैं आज शू की प्राइस बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिक सी बात है जो सॉक्स हैं उनकी भी जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, क्योंकि इसकी जब प्राइस बढ़ी तो डिमांड किसकी कम हो गई, शूज़ की, और शूज़ की कम हुई तो सॉक्स की भी कम हो जाएगी। लेकिन इसकी प्राइस कम हो जाती है तो डिमांड क्या होगी, शूज़ की ज़्यादा हो जाएगी। जब शूज़ की ज़्यादा होगी तो सॉक्स ऑटोमेटिक सी बात है लोग और लेंगे। तो इस तरह से होता है। बाकी देखिए डिटर्मिनेंट्स हमने एक वीडियो में बात कर ली है तो हम यहाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ये कि डिमांड किन पे डिपेंड करता है, तो प्राइस पे डिटरमाइन करता है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर अभी हमने बात कर ली थी, प्राइस ऑफ रिलेटेड सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री पे हमने डिस्कस किया किस तरह से उन पे डिपेंड करता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस और एक्सपेक्टेशंस ऑफ द चेंज इन प्राइस इन फ्यूचर, तो इन पे भी डिटरमाइन करता है। शिफ्ट की अगर बात करें, शिफ्ट को हम कह सकते हैं शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व या इंपैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड, ठीक है। तो देखिए वैसे अगर हम देखें तो इसे ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कल जब हम इसमें सप्लाई कर्व को भी ऐड करेंगे, बिकॉज बिना सप्लाई कर्व के इसे बताना थोड़ा मुश्किल है। बट यहाँ पर मैं आपको सिर्फ जनरल इंफ्रेंस दे देता हूँ जितना एनसीईआरटी में दिया है उतना, कि एक बार तो ये लेफ्ट में शिफ्ट होता है, एक बार राइट में शिफ्ट होता है। लेफ्ट में कब शिफ्ट होता है, जब डिमांड डिक्रीज करती है। देखिए जब ये डिमांड डिक्रीज करेगी, फॉर एग्जांपल ये 10 रुपीज़ प्राइस थी, 10 रुपीज़ में ये कमोडिटी खरीदी जाती थी, फॉर एग्जांपल 12। अब मान लेते हैं कि इसकी डिमांड कम हो गई, अब 10 रुपीज़ में ही लोग 8 ही खरीद रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप सेम ही ग्राफ पर ये डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। अब यहाँ आप देखें प्राइस पी पर क्वांटिटी क्यू डिमांड होती थी, यानी प्राइस थी 10 रुपये, क्वांटिटी डिमांड होती थी 9। अब यहाँ पर इसकी डिमांड राइज हो गई तो यहाँ पर कितनी डिमांड हो रही है, 12, यानी 10 रुपये प्राइस में ही अब 12 डिमांड हो रही है। तो डिमांड इंक्रीज होती है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट करता है, राइटवर्ड, और ये लेफ्टवर्ड। अब ये ऐसा क्यों होता है वो सप्लाई कर्व के मदद से हम बता सकते हैं, बट सप्लाई कर्व अभी मैंने आपको बताया नहीं है, तो इसीलिए हम सप्लाई कर्व को जब डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम देख सकेंगे। बाकी एक मूवमेंट भी होता है, सिंपल है, ये आप हो गया राइटवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ठीक है, ये शिफ्ट को दिखलाता है, शिफ्ट को, और ये होता है मूवमेंट। मूवमेंट क्या होती है, ऊपर या नीचे, कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, यहाँ पर अगर मैं आपके लिए ग्राफ बनाऊं लाइक दिस एंड लाइक दिस, सो ये आपकी हो गई एक डिमांड कर्व। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये एक प्राइस थी 10 रुपीज़, ये प्राइस थी 20 रुपीज़, ये प्राइस थी 30 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं ये शिफ्ट दिख रहा होगा आपको, तो डिमांड में भी आपको ऊपर या नीचे शिफ्ट एक ही ग्राफ में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी 10 थी तो ये मान लेते हैं 20, 15 और 10, 10 थी तो 20 डिमांड हुई, 20 थी तो 15 डिमांड हुई, और ये 10। तो आप देखेंगे शिफ्ट आपको दिखेगा इस पे, यानी इस पे जो है मूवमेंट आप होगी, ठीक है। यहाँ पर 10, ये भी, ये सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी जब हम सप्लाई कर्व को देखेंगे तो, क्योंकि दोनों को जब हम मिक्स करके जब हम मार्केट इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम, वहीं पर इनविजिबल हैंड भी हम डिस्कस करेंगे एडम स्मिथ की, कि किस प्रकार से मार्केट प्राइस को डिटरमाइन करती है, तो आपको इन सारी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज जितने भी कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किए गए हैं आपको काफ़ी डिटेल में और इजी से समझ आए होंगे। बाकी अपने फीडबैक्स और कमेंट कर सकते हैं, जैसा भी आपको वीडियो लग रहा है वैसे बता सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल इज़ एज डिफेंस, ठीक है, एज डिफेंस को आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ASIS को भी, वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड PDFs मिलेंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं एज डिफेंस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।